हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम वेव ऑप्टिक्स के यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो पे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसमें रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रिंज विड्थ, इन सब की एक्सप्रेशंस भी निकाल ली थी। आज हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सीधा आ जाते हैं क्वेश्चनों पे। तो आ जाते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो सोर्सेज है, two sources of intensity I and 4I are used in interference। इन्हें हमने इंटरफेरेंस में लिया और इंटेंसिटी हमें निकालनी है। फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट्स, उन पॉइंटों पे इंटेंसिटी चाहिए जहां पर वेयर वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेज सुपरपोज विद फेज डिफरेंस दिस, जहां पर वेव्स इस फेज डिफरेंस से सुपरपोज कर रही हो। हमें तीन फेज डिफरेंसेस दे रखे हैं और इन फेज डिफरेंसेस पे हमारी इंटेंसिटी क्या होगी रिजल्टेंट वेव की, वो निकालनी है। तो सबसे पहले हमें दो सोर्सेज की इंटेंसिटी यहां दे रखी है। एक सोर्स I1, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। एक सोर्स की इंटेंसिटी हम I1 ले लेते हैं। I1 की वैल्यू इसमें क्या दी है, I दे रखी है। एक सोर्स की इंटेंसिटी I है, दूसरे की 4I है। I2 की वैल्यू इसमें 4I दे रखी है। क्लियर। अब जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होती थी सुपरपोज करने के बाद, वो क्या बनती थी, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। यहां पर बस वैल्यूज डालनी है हमें I1 I2 की। I1 I, I2 की वैल्यू 4I प्लस 2 रूट I इंटू 4I cos फाइव। तो I इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा I 4I 5I, इसे सॉल्व करोगे तो ये 2I बाहर आएगा, हो जाएगा 4I cos फाइव। ठीक है, तो हमारी जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी बन रही है 5I प्लस 4I cos फाइव। अब ये तब बन रही है जब फेज डिफरेंस 5 हो, पर हमें फेज डिफरेंस की तीन वैल्यू दे रखी है। अब इन तीनों फेज डिफरेंसेस पे रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होती है, यही तो पूछी है। तो पहले केस में हमें फेज डिफरेंस क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। पहले केस में फेज डिफरेंस 0, फिर π/2 और फिर पाई दे रखा है। तो जब 0 फेज डिफरेंस लूंगा तो यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या डालनी होगी, बस 0 डालनी है। 5I प्लस 4I cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 5I प्लस 4I बचेगा। 5I प्लस 4I की वैल्यू क्या होगी, 9I, क्या हो जाएगी 9I। और ऐसे ही सेकंड हमारा फेज डिफरेंस कितना है, π/2 का। सेकंड केस में फेज डिफरेंस π/2 का दिया हुआ है, तो उस टाइम पे रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी निकालनी है। तो 5I प्लस 4I cos π/2, cos π/2 की वैल्यू 0, तो क्या बचेगा, बस यहाँ पर 5I बचेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। इसने हमें फेज डिफरेंस दे रखा है पाई का, फाई की वैल्यू दे रखी है पाई के बराबर। तो I इज इक्वल्स टू 5I प्लस 4I cos पाई। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, तो 5I माइनस 4I हो जाएगा। 5I माइनस 4I कितना आ जाएगा, I। तो ये होगी मेरी इंटेंसिटी। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी इतनी निकल के आ रही है जहां पर फेज डिफरेंस इतना है, जहां फेज डिफरेंस π/2 का वहां पर इंटेंसिटी ये निकल के आ रही है, जहां फेज डिफरेंस पाई था वहां इंटेंसिटी ये निकल के आ रही है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जो कि हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन YDSE। YDSE का मतलब होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट्स। इसने क्या कहा, इसने कहा स्क्रीन पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पाथ डिफरेंस क्या मिलता है, पाथ डिफरेंस लैम्डा मिलता है। और जब जिस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लैम्डा मिलता है वहां पर इंटेंसिटी के यूनिट्स मिलती है, मतलब के बराबर मिलती है। समझ में आया क्या, एक बार रिपीट करता हूं। इसने क्या बोला, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी उस पॉइंट पे जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पर के यूनिट्स निकल के आ रही है। तो फिर इसने क्वेश्चन पूछा है फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज दिस। तो उन पॉइंट्स पे इंटेंसिटी निकालो जहां पर पाथ डिफरेंस ये हो, ये हो और ये हो। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें इन पाथ डिफरेंसेस पे क्या इंटेंसिटी होगी वो निकालनी है, निकाल लेंगे। पर यहाँ पर एक चीज है,
हम जब इंटेंसिटी का फॉर्मूला लेते हैं तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें I1 और I2 दो सोर्सेज की इंटेंसिटी आती है। इंटेंसिटी देखो ये है इंटेंसिटी का, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 प्लस I2 टू रूट I1 I2 cos फाई। अब क्वेश्चन में हमें दो, ये I1 क्या है, एक सोर्स की इंटेंसिटी, I2 क्या है, दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी। क्या क्वेश्चन में दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी के बारे में कुछ बताया गया है? नहीं, हमें सोर्सेज की इंटेंसिटी के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। जब क्वेश्चन में ही सोर्सेज की इंटेंसिटी के बारे में कुछ पॉइंट क्लियर नहीं कर रखा होगा तो उस टाइम पे इन दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी को आपको बराबर लेना है। क्या बोला, जब क्वेश्चन में आपको सोर्सेज की इंटेंसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, आपको रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी दे रखी है, बस हमें जो इंटेंसिटी दी है वो रिजल्टेंट वेव की है, वो भी कब, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है, हमें वो इंटेंसिटी दे रखी है, हमें दो सोर्सेज की इंडिपेंडेंट सोर्सेज की इंटेंसिटी नहीं दे रखी है। तो जब 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 हमें सोर्सेज की इंटेंसिटी ना दी गई हो वहां पर उन दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी क्या लेनी है, सेम ले लेनी है। तो I1 और I2 इंटेंसिटी क्या लेंगे, बराबर, हम बोल देते हैं किसी इंटेंसिटी I के बराबर होगी। अब ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी भी I दिख रही है, ये भी I दिख रही है, तो इसको I0 लिख देते हैं कि हमारी इन दो सोर्सेज की जो इंटेंसिटी है किसके बराबर है, I0 के बराबर है। क्लियर। फिर उसके बाद इसको इसमें पुट करते हैं, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू I1 की जगह I0 और I2 की जगह भी I0 डालेंगे, टू रूट I0 cos फाई। तो ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2I0, ये भी I0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये 2I0 यहां भी बचेगा और यहां बचेगा cos फाई। तो हमारी जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी वो बन रही होगी 2I0 कॉमन लेके 1 प्लस cos फाई। अब ये हमारी रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कहां पर, जहां पर फेज डिफरेंस फाई हो, जहां पर फेज डिफरेंस क्या हो, फाई हो, वहां पर इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की ये बन रही होगी। पर हमें क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया है, हमें बोला है कि जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां इंटेंसिटी के बराबर है। मतलब जब हम पाथ डिफरेंस, p मतलब होता है पाथ डिफरेंस, उसकी वैल्यू लैम्डा रखेंगे तो मेरी जो इंटेंसिटी आएगी रिजल्टेंट वेव की वो k यूनिट्स के बराबर होगी, मतलब k के बराबर होगी। अब इस फॉर्मूले में तो पाथ डिफरेंस कहीं रखा ही नहीं जाता, इस फॉर्मूले में तो फेज डिफरेंस रखते हैं, तो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप है, क्या, फेज डिफरेंस फाई जो होता है वो होता है 2 पाई इंटू पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा। क्या होता है, फेज डिफरेंस जो होता है वो 2 पाई इंटू पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। तो यहां पर हमारा पाथ डिफरेंस क्या है, यहां पर हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा है, 2 पाई इंटू पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो यहां पर हमारा फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई। फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 पाई, मतलब जहां पर तुम्हारा पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पर फेज डिफरेंस 2 पाई के बराबर आया है। अब फेज डिफरेंस 2 पाई है और इंटेंसिटी क्या आई है, k आई है, तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव 2I0 1 प्लस cos फाई, फाई की जगह इस बार मैं क्या रख दूंगा 2 पाई, 1 प्लस cos 2 पाई। cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है, cos 2 पाई की वैल्यू प्लस 1, तो रख देंगे 1, तो कितना निकल के आएगा ये हमारा 4I0, क्या निकल के आएगा 4I0। अब ये 4I0 इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव है, जहां पर आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा था, उस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव ये आई थी, पर क्वेश्चन में बोला गया है कि वो इंटेंसिटी किसके बराबर है, k के बराबर है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, k के, मतलब 4I0 किसके बराबर है, k के, तो यहां से I0 की वैल्यू निकाल दो आप, I0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/4 यूनिट्स, I0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/4। क्लियर। अब आपको I0 की वैल्यू मिल चुकी है, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे चाहिए थी। अब देखना कहाँ लगाएंगे इसे, अभी तो क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुआ है, अभी जो उसने फाइंड आउट करने के बोला है उस पर हम गए भी नहीं है, अब निकालेंगे। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज दिस, मतलब इंटेंसिटी उस पॉइंट पे निकालनी है जहां पर पाथ डिफरेंस ये कुछ दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट पहला पार्ट डिफरेंस जो हमें दिया गया है वो λ/4 दे रखा है, पहला पार्ट डिफरेंस λ/4 दे रखा है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस। क्या निकालेंगे उसके लिए, फेज डिफरेंस, तो वही फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई इनटू p अपॉन लैम्डा,
2 पाई p अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 4, पार्ट डिफरेंस जाके डाल देंगे लैम्डा बाय 4 जो हमें दे रखा है। ठीक है, ये से कट जाएगा, कितना आ जाएगा पाई बाय 2। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर पाई बाय 2। फाई की वैल्यू आ गई तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी किसके बराबर आ रही थी हमारी 2I0 1 प्लस कॉस फाई। ये सबके लिए सेम रहेगी। ठीक है, हर फेज डिफरेंस में बस फेज डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग डालना, फॉर्मूला यही लगेगा रिजल्टेंट वेव का। तो 2I0 1 प्लस कॉस, ये पाई बाय 2 आएगा सॉल्व करके। ठीक है, 2I0 1 प्लस कॉस पाई बाय 2। ठीक है, 2I0 1 प्लस कॉस फाई, फाई की वैल्यू क्या रखी है हमने यहाँ पर पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये तो हो गया 0 और ये 1, 1 इंटू 1 इंटू 2I0, 2I0 ही रहेगा, तो आ गया हमारा 2I0। तो हमारी जो इंटेंसिटी है रिजल्टेंट वेव की वो कितनी आ रही है 2I0 के बराबर आ रही है, जहां पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है। पर I0 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, हमें इंटेंसिटी K की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में ही इंटेंसिटी K की फॉर्म में बता रखी है, तो हमें भी K की फॉर्म में इंटेंसिटी निकाल के देनी है, क्योंकि क्वेश्चन में I0 के बारे में कुछ बोला गया है क्या, क्वेश्चन में I0 के बारे में कुछ बताया गया है क्या, नहीं। तो मैं आंसर में I0 नहीं छोड़ेंगे, जो क्वेश्चन में बताया गया K बताया गया तो K में आंसर हमें छोड़ना है। मतलब I0 की वैल्यू क्या है K बाय 4, वो यहाँ डाल दो। ठीक है, I0 की वैल्यू K बाय 4 यहाँ डाल दो, 2 इंटू K बाय 4, तो क्या आ जाएगी K अपॉन 2 यूनिट्स, K अपॉन 2 यूनिट्स। तो हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव होगी वो K बाय 2 यूनिट्स आ जाएगी इस पॉइंट पे। अब आ जाता है सेकंड केस कब है, जब पार्ट डिफरेंस कितना हो, जब पार्ट डिफरेंस हमारा कितना दे रखा है लैम्डा बाय 3। जब पार्ट डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा बाय 3 होगी उस टाइम पे फेज डिफरेंस क्या होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और मल्टीप्लाई किससे करना होता था पाथ डिफरेंस से। पार्ट डिफरेंस क्या है लैम्डा बाय 3, सॉल्व करोगे तो 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस आ गया तुम्हारा 2 पाई बाय 3। तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी 2I0 1 प्लस कॉस 2 पाई बाय 3। अब cos 2 पाई बाय 3 मतलब कितना cos 120 डिग्री। अब cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। देखो cos 2 पाई बाय 3 को ऐसे लिख सकते हैं हम cos पाई माइनस पाई बाय 3, क्या लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाय 3, और cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस cos थीटा, तो माइनस का cos पाई बाय 3 और cos पाई बाय 3 मतलब cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो आ जाएगी माइनस 1/2। तो cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है माइनस 1/2, यहाँ डाल दो 2I0 1 प्लस माइनस 1/2, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 2I0 1 माइनस 1/2, ये कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आपकी आई जो इंटेंसिटी है वो किसके बराबर आ रही है I0 के, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी I0 के बराबर आ चुकी है। और I0 की वैल्यू कितनी थी, I0 की वैल्यू K बाय 4 थी, तो यहाँ पर आपकी रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी जो है वो K बाय 4 यूनिट्स आ रही है। समझ में आया क्या, यहाँ पर ये आई थी, इस केस में ये आ रही है। अभी एक और केस बोला है इसमें थर्ड में यहाँ लिख रहा हूँ। थर्ड केस में पार्ट डिफरेंस कितना हो गया लैम्डा अपॉन 2। पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा अपॉन 2 है तो फेज डिफरेंस क्या होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2। सॉल्व करोगे फेज डिफरेंस कितना आ रहा है पाई के बराबर आ रहा है। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव 2I0 1 प्लस cos पाई की वैल्यू फाई की जगह क्या रख देंगे पाई रख देंगे। cos पाई क्या होता है हमारा -1, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो 1 -1 लिख देता हूँ एक बार, तो 1 प्लस -1 जैसे 0 बन जाएगा। ठीक है, 0 बन जाएगी पूरी। तो इस पॉइंट पे जहां पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा वहां पर इंटेंसिटी क्या आ रही होगी 0 यूनिट्स के बराबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इंटेंसिटी पे बेस्ड है। ठीक है, इंटेंसिटी किसकी इंटरफेरेंस पैटर्न की इंटेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले हमने बोला कि क्वेश्चन में हमें जब इंटेंसिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं दी है, दो सोर्सेज की इंटेंसिटी के बारे में कोई क्वेश्चन में ही नहीं बोला, तो हम दो सोर्सेज की इंटेंसिटी को क्या लेंगे अलग अलग क्यों लेंगे, अलग अलग नहीं लेंगे, क्या लेंगे सेम।
तो दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम ली, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी से एक फॉर्मूला बना लिया। फिर क्वेश्चन में कुछ बताया गया था कि जब पाथ डिफरेंस ये था तो इंटेंसिटी ये थी, तो यहाँ से मैंने आई नॉट की वैल्यू निकाल ली जो कि अननोन वैल्यू थी। आई नॉट एक अननोन था क्योंकि ये मैंने लेट किया था या हमने माना था, आई नॉट क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो उस आई नॉट अननोन की वैल्यू निकाल ली। फिर उसके बाद हर एक पाथ डिफरेंस पे रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आती गई, वहां पर आई नॉट की वैल्यू डालते गए। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा। नोट डाउन जरूर कर लेना, सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन अ स्क्रीन। हमारे स्क्रीन पे 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, इन YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। When waves from sources S1 and S2 have phase difference of this and this। इसने बोला दो सोर्सेज से जो वेव्स आ रही है, अगर P पॉइंट पे फेज डिफरेंस ये मिल रहा हो, Q पॉइंट पे फेज डिफरेंस ये मिल रहा हो, P पॉइंट पे फेज डिफरेंस π/3 का है, Q पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना है हमारा π/2 का है, तो इन पॉइंटों पे हमारा इंटेंसिटी का रेशियो निकालो। इन पॉइंटों पे किसका रेशियो निकालना है? इंटेंसिटी का। पर यहाँ पर भी हमारे दो सोर्सेज की इंटेंसिटी के बारे में कोई बताया गया क्या? क्या दो सोर्सेज की इंटेंसिटी अलग है, सेम है, कुछ ऐसा बताया गया, या कितनी भी है? क्वेश्चन में दो सोर्सेज की इंटेंसिटी नहीं बताई। अब इस क्वेश्चन में भी अगर दो सोर्सेज की इंटेंसिटी नहीं बता रखी है तो दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी क्या लोगे तुम? सेम लोगे। क्या लोगे? सेम। तो वही I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। अब I1 और I2 जब हमें क्वेश्चन में बोला ही नहीं दो सोर्सेज की इंटेंसिटी जो है उसके बारे में, तो दोनों की इंटेंसिटी क्या लेंगे? सेम लेंगे, I नॉट के बराबर ले लेते हैं। तो I इज इक्वल्स टू I नॉट प्लस I नॉट, जैसे पीछे किया था वैसे ही सेम करेंगे, टू I नॉट इंटू I नॉट cos फाई। सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा? 2I नॉट प्लस 2I नॉट cos फाई। सॉल्व करोगे 2I नॉट कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस cos फाई। तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे जहां पर फेज डिफरेंस फाई होता होगा वो ये आती होगी। अब हमारा दो पॉइंट्स पे निकालनी है। एक पॉइंट पे फेज डिफरेंस फाई, मतलब P पॉइंट पे फेज डिफरेंस जो है वो π/3 का दे रखा है, P पॉइंट पे दे रखा है और Q पॉइंट पे दे रखा है, रेस्पेक्टिवली लिखा है, तो P का ये हो जाएगा, Q का ये हो जाएगा π/2। तो Q पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना दे रखा है? π/2 का। क्लियर? तो अब हमें इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, तो हमें IP P पॉइंट पे इंटेंसिटी अपॉन Q पॉइंट पे इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए। सिंपल, तो फॉर्मूला ये लगा देंगे, 2I नॉट 1 प्लस cos 5P, P पॉइंट का फेज डिफरेंस, ऐसे नीचे 2I नॉट 1 प्लस cos फेज डिफरेंस Q पॉइंट का। बस वैल्यूज डालो, 2I नॉट से 2I नॉट कट जाएगा, ये क्या जाएगा? 1 प्लस cos π/3 और नीचे क्या है? 1 प्लस cos π/2, फेज डिफरेंस Q पॉइंट पे π/3 π/2। अब cos π/3 की वैल्यू आप यहाँ डालोगे तो cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, नीचे 1 प्लस cos π/2 की वैल्यू 0, तो हो जाएगा 3/2, ऊपर आ जाएगा 3/2, नीचे बचेगा 1। सॉल्व करोगे पूरी 3/2 ये आ जाएगी 3:2। तो हमारा जो दो पॉइंट, ये दो पॉइंट्स पे इंटेंसिटी का रेशियो निकला है वो 3:2 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंटेंसिटी के कुछ क्वेश्चन जिस पे आते हैं, यंग डबल एक्सपेरिमेंट के जो आते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के आते हैं, वो कुछ इस तरीके के ही आते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बेसिक क्वेश्चन भी हो गया हमारा। तो अब आगे की क्वेश्चन करते हैं। अब आगे ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू पैरेलल स्लिट्स मेड 1 mm अपार्ट। दो पैरेलल स्लिट्स जो है उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 mm 1 मिलीमीटर का लिया हुआ है, एंड अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, और स्क्रीन जो है वो 1 मीटर की दूरी पे है। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना नैनोमीटर इज यूज्ड। फ्रिंज सेपरेशन पूछा हुआ है। फ्रिंज सेपरेशन मतलब फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज सेपरेशन का मतलब फ्रिंज विड्थ ही पूछी है उनसे। अब हमें क्वेश्चन में
क्या क्या बातें बताई हुई है। दो पैरेलल स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस तुम्हें बता रखा है, दो स्लिट्स का बीच का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल डी। दो स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी से दिखाते हैं, ये हमें 1 मिलीमीटर दे रखा है, ठीक है। और एक होता है कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या होता है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। तो यही आगे इसने बोला है, अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, मतलब इस स्लिट से, इन दोनों स्लिट से स्क्रीन की दूरी 1 मीटर की है, मतलब कैपिटल डी जो है वो 1 मीटर है। स्मॉल डी का मतलब होता है दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस, कैपिटल डी का मतलब होता है स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस। क्लियर, ये हो गया 1 मीटर, क्लियर। अब इसने बोला कि अगर हमने ब्लू ग्रीन लाइट यूज करी जिसकी वेवलेंथ हमारी कितनी है, 500 नैनोमीटर, इसकी हमारी वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। अब इसने पूछा कि इसकी फ्रिंज सेपरेशन क्या होगी। फ्रिंज सेपरेशन का मतलब क्या होता है, फ्रिंज सेपरेशन का मतलब होता है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा डी अपॉन डी। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा डी अपॉन डी, बस वैल्यूज ही तो डालनी है इसमें। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये मीटर में, ये मिलीमीटर में, ये नैनोमीटर में, सबकी यूनिट्स अलग अलग है, तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबकी यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए, तो मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, 1/1000, ये तो मीटर में ही रहेगा। नैनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁹ मीटर। बस ये एक बेसिक क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बस वैल्यूज डालनी है फॉर्मूले में और कुछ नहीं करना। लैम्डा की वैल्यू 500 इंटू 10⁻⁹, डी कैपिटल डी की वैल्यू 1 थी और नीचे 10⁻⁻3, सॉल्व करोगे तो ये 500 है, मल्टीप्लाई 10⁻⁹, ये -3 ऊपर आएगा क्या हो जाएगा +3, या ऊपर आके 10 की पावर जो नीचे आ रही है माइनस होगी, -3 मतलब +3 ऐसे कुछ आ जाएगी। फिर 500 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, इसके 2 जीरो जो लगे इसे 10⁻² लिख देते हैं 100 को, और ये जाएगा हमारा 10⁻³ -3 प्लस -9 + 3 कितना जाएगा -6। सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएगी तो 10 की पावर क्या आ जाएगी आपकी -4, 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, ठीक है। इतने मीटर्स में आपका ये क्या आ जाएगा, फ्रिंज सेपरेशन, फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। क्लियर हो गया क्या, तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब हमें क्या करना है, आगे के क्वेश्चन करने हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, एक लेजर लाइट है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेजर लाइट of wavelength इतना नैनोमीटर incident on a pair of slits produces an interference pattern in which the bright fringes are separated by इतना। सबसे पहले जो जो ये बताता जाएगा उसे हम लिखते जाएंगे, इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है क्या बता रखा है सेकंड क्वेश्चन में, एक लेजर लाइट यूज करिए, इसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है, लैम्डा हमें दे रखी है 630 नैनोमीटर, क्लियर। अब ए पेयर ऑफ स्लिट इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट, वो लाइट स्लिट के पेयर्स पे इंसिडेंट थी, मतलब दो स्लिट्स थी, प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन अ ब्राइट फ्रिंजेस, और इंटरफेरेंस पैटर्न बना और उसमें जो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन था वो इतना था। ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन या डार्क फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन जो भी बताया गया उसे क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ आ रही थी 8.1 मिलीमीटर, क्लियर। फ्रिंज विड्थ आ रही थी 8.1 मिलीमीटर। अब उसने क्या किया, लाइट को क्या कर दिया चेंज, अ सेकंड लाइट प्रोड्यूसेस अ इंटरफेरेंस। अब लाइट चेंज करा पर apparatus जो हमारा है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। हमारी लाइट मतलब पहले अगर ये लेजर लाइट मार रहे थे ग्रीन कलर की, तो अब ब्लू कलर की मार रहे हैं, बस लाइट चेंज हुई है, पैटर्न हमारा जो apparatus जैसे रखा था वैसा ही रखा है। तो एक दूसरी लाइट यूज करी, प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न, उस लाइट ने एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया और उनके उस इंटरफेरेंस पैटर्न में इन विच फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय, उस इंटरफेरेंस पैटर्न में फ्रिंजेस जो थी वो उनके बीच का सेपरेशन ये था, मतलब उस केस में फ्रिंज विड्थ आती थी, फ्रिंज विड्थ आ रही है, कितना आ रही है 7.2 मिलीमीटर, 7.2 मिलीमीटर आ रही है, क्लियर। अब इसने पूछा वो सेकंड वेवलेंथ क्या होगी, वो सेकंड लाइट जो होगी उसकी क्या वेवलेंथ होगी, तो इसे फर्स्ट लाइट की वेवलेंथ को λ1 बोल देते हैं, उसके लिए जो फ्रिंज विड्थ मिल रही है उसे β1 कह लेते हैं,
ये सेकंड लाइट की वेवलेंथ लैम्डा 2 जो कि हमें फाइंड आउट करनी है और इसके लिए फ्रिंज सेपरेशन मतलब फ्रिंज विद बीटा 2 आ रही है। क्लियर। अब हमें लैम्डा 2 की वैल्यू चाहिए सिंपली। अब यहाँ पर मेन बात आपको ये याद रखनी है कि हमने लाइट को चेंज किया है, हमने अपैरेटस को अपना जो बना भी जो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अपैरेटस है दो स्लिट्स है, दो स्लिट के बीच की दूरी, फिर स्लिट से स्क्रीन के बीच की दूरी, ये चेंज नहीं हो रही होगी। जहां स्लिट्स थी वहीं रहेंगी, स्क्रीन जहां थी वहीं रहेगी, बस लाइट ही तो चेंज हुई। मतलब हमारा फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इनटू डी अपॉन डी। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ये होता है लैम्डा डी अपॉन डी। अब ये फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो लैम्डा डी अपॉन डी, तो बीटा वन की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, बीटा वन इज इक्वल टू लैम्डा वन, क्या D1 यूज करूंगा मैं यहाँ पर, D1 यूज करूंगा या इसको भी D1 यूज करूंगा? क्या मैं बोलूंगा कि ये दोनों कैपिटल डी और स्मॉल डी चेंज हो गया होगा? नहीं। अभी मैंने बताया कि हमने अपैरेटस को चेंज नहीं किया, हमने किसको चेंज किया है, हमने लाइट चेंज करी है, मतलब वेवलेंथ ही चेंज हुई है। हमारे स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी और दो स्लिट्स के बीच की दूरी, स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी कैपिटल डी और दो स्लिट्स के बीच की दूरी स्मॉल डी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये जितनी इस केस में होगी उतनी ही इस केस में होगी। क्लियर। ये इस क्वेश्चन में मेन है। फिर यहां से बीटा 2 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा इसी फॉर्मूले के हिसाब से, तो बीटा 2 की वैल्यू बनेगी लैम्डा 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू जो रहेगी वो सेम ही रहेगी, बस हमारी वेवलेंथ ही चेंज हो रही है। अब क्या करते हैं, इन दोनों का निकाल लेते हैं रेशियो। ठीक है, रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल लो, वरना यहां से देखो बीटा वन अपॉन लैम्डा वन की वैल्यू यहां से अगर मैं निकालूंगा तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी मिल रही है। यहां से बीटा 2 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू निकालो तो क्या मिल रही है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी मिल रही है। तो इन दोनों के रेशियो को देखो और इन दोनों के रेशियो को देखो, तो इन दोनों का रेशियो भी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर है, इन दोनों का रेशियो भी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर है, मतलब ये दोनों रेशियोज भी क्या है, बराबर है हमारे। ठीक है, तो बीटा वन, ठीक है, अपॉन लैम्डा वन इज इक्वल टू बीटा 2 अपॉन लैम्डा 2। वैल्यू किसकी चाहिए आपको, लैम्डा 2 की चाहिए, सेकंड वेवलेंथ चाहिए, तो लैम्डा 2 इधर आ गया, बाकी सब चीजें उधर ले जाते हैं, बीटा 2 लैम्डा 1 अपॉन बीटा 1। ठीक है, बीटा 1 नीचे, लैम्डा 1 ऊपर, लैम्डा 2 यहां लिख दिया तो हमारी लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई। बस इसमें जो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दे रखी थी वो पुट करनी है बस। क्वेश्चन में हमें बीटा 2 की वैल्यू 8.1, बीटा 1 की वैल्यू बीटा 2 की वैल्यू 7. बीटा 2 की वैल्यू है 7.2, बीटा 1 की वैल्यू 8.1 और लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी रखी थी, लैम्डा 1 थी हमारी 630। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दिया जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, 9 9 9 9 8 7 9 9 7, ठीक है, 9 9 9 7, ये हो जाएगा हमारा 7 8 56 और 0। अब जो ये हमारी वेवलेंथ आई होगी, ये जो हमारी वेवलेंथ आई होगी ये किस में आई होगी, नैनोमीटर्स में। हमारी इसकी वेवलेंथ नैनोमीटर में थी तो इसकी भी वेवलेंथ जो आई होगी किस में आई होगी, नैनोमीटर में। बस हमने क्या किया, बीटा 1 अपॉन लैम्डा 1 का रेशियो निकाला वो इसके बराबर, बीटा 2 अपॉन लैम्डा 2 के रेशियो निकाला वो इसके बराबर, और इनकी वैल्यूज दोनों के लिए सेम है, मतलब ये दोनों रेशियोज भी सेम होंगे। अगर ये दोनों रेशियोज सेम है तो यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू, बस हमने वैल्यूज पुट करी है और कैलकुलेशन करी है। कैलकुलेशन करके सेकंड लाइट की वेवलेंथ कितनी आ गई, 560 नैनोमीटर। नैनोमीटर में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ थी वो नैनोमीटर में थी, तो इसकी जो निकलेगी सॉल्व करके वो भी नैनोमीटर्स में ही आएगी। क्योंकि देख लो इसकी जो बीटा 1 और बीटा 2 की हमारी यूनिट्स हैं मिलीमीटर मिलीमीटर थी, तो मिलीमीटर मिलीमीटर तो कैंसिल आउट होगी, बची बस इसकी नैनोमीटर्स। तो हमारा फाइनल वेवलेंथ जो है वो नैनोमीटर्स में आएगी, किसकी, सेकंड लाइट की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर इन अ टू स्लिट एक्सपेरिमेंट विद अ मोनोक्रोमैटिक लाइट, दो स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट यूज कर रहे हैं, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात ये कर रहे हैं। मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज करिए, फ्रिंजेस आर सेपरेटेड, फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d। मतलब फ्रिंजेस हमें एक स्क्रीन पे मिल रही है और स्क्रीन की दूरी जो है स्लिट से वो कैपिटल D बता रखी है। इफ द स्क्रीन इज मूव्ड इतना टुवर्ड्स द स्लिट, अगर स्क्रीन को हम मूव कर देते हैं टुवर्ड्स द स्लिट, मतलब स्क्रीन को स्लिट के पास लेके आते हैं, दिखाता हूं ऐसे,
देखो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जैसे आपने देखा होगा तो हमारा यंगस्टन सेल एक्सपेरिमेंट में एक एस होता है, फिर ये दो स्लिट्स यहाँ लगी होती हैं S1 S2, इन स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी कहलाता है, और एक स्क्रीन रखी होती है यहाँ पर, ये होती है हमारी स्क्रीन। स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस कैपिटल डी कहलाता है। अब ये होता था और इसने ये भी बोल भी रखा है कि स्लिट से स्क्रीन कैपिटल डी डिस्टेंस पे है, वही दिखाइए क्लियर। अब इसने बोला द स्क्रीन इज मूव्ड इतना टुवर्ड्स द स्लिट, मतलब स्क्रीन को कितना आगे ले गए, इतने मीटर्स आगे अगर हम ले जाते हैं तो चेंज इन फ्रिंज विद इज इतना, मतलब हमारी फ्रिंज विद भी बदल जाती है। और फ्रिंज विद में कितना चेंज आया, इतना चेंज आया फ्रिंज विद में, ठीक है। अब इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज दिस, और स्लिट्स के बीच का दूरी हमें दे रखी है यहाँ पर, स्मॉल डी की वैल्यू इसमें हमें दे रखी है, कितनी दी है 10 की पावर -3 मीटर्स, क्लियर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज दिस कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, तो हमने इसमें क्या वेवलेंथ यूज करी होगी लाइट की, ये क्वेश्चन हमारा है। अब क्वेश्चन में हमारी स्क्रीन जो है पहले यहां थी, तो अब स्क्रीन को कुछ आगे ले गए, टुवर्ड्स द स्लिट बोला है ना। इफ स्क्रीन यहाँ देखो, इफ स्क्रीन इज मूव्ड टुवर्ड्स द स्लिट, तो स्क्रीन यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब इतनी दूरी अगर डी थी तो इस दूरी को हम बोलते थे डी डैश। अब स्क्रीन को तो आगे ले गए, और अब स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की दूरी डी डैश होगी, नई दूरी डी डैश हो गई, और नई फ्रिंज विद बीटा डैश हो जाएगी, ठीक है। हम बोल रहे हैं अगर स्क्रीन और स्लिट के, देखो पहले बीटा की वैल्यू क्या आती है, लैम्डा डी अपॉन डी, क्लियर, ये तो पता ही है, बीटा की वैल्यू लैम्डा डी अपॉन डी फ्रिंज विद। अब जब हमारा स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी होता था तो उस टाइम पे हमारी फ्रिंज विद बीटा आती थी, क्लियर। अब हमारी स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस डी डैश अगर हो गया, मतलब उसे आगे ले गए, उसका डिस्टेंस अगर चेंज हो गया है तो उसकी फ्रिंज विड्थ भी चेंज हुई होगी, तो हम बोल देते हैं बीटा डैश की वैल्यू होगी लैम्डा डी डैश अपॉन डी, जो हमारी नई फ्रिंज विड्थ होगी उसे मैं लिख देता हूं बीटा डैश, तो क्या होगी लैम्डा इनटू डी डैश अपॉन डी। क्यों, देखो वेवलेंथ तो हमने लाइट तो चेंज नहीं करी, लाइट की वेवलेंथ तो लैम्डा यहां थी तो लैम्डा ही रहेगी। दो स्लिट्स के बीच की दूरी हमने चेंज नहीं करी, तो स्मॉल डी की वैल्यू भी उतनी ही रहेगी जितनी है, ठीक है, मतलब स्मॉल डी उतनी ही रहेगी। चेंज क्या हो रही है, बस चेंज जो हो रही है वो हो रही है स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी डी डैश, वो डी डैश हो जा रही है बस, तो उसमें ही चेंज किया, क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि स्लिट को कितना आगे ले गए, सॉरी स्क्रीन को कितना टुवर्ड्स द स्लिट ले गए, मतलब d माइनस डी डैश की वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में, d माइनस डी डैश, इस d में से इस d डैश को माइनस करूंगा, देखो स्लिट को कितना दूरी आगे ले गए, ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, क्या दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, मतलब स्क्रीन पहले यहां थी तो अब स्क्रीन यहां है, मतलब कितनी दूरी आगे ले गए, इतनी दूरी आगे ले गए। तो d में से अगर मैं d डैश माइनस करूंगा तो इतना ही तो मिलता होगा, तो d माइनस डी डैश की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर्स, क्लियर। स्मॉल d की वैल्यू तो यह लिखी हुई है। अब एक और वैल्यू दी है बीटा माइनस बीटा डैश, हमारी फ्रिंज विद में कितना चेंज आया ये बता रखा है यहाँ पर, अगर इसको इतना आगे ले गए तो फ्रिंज विद इतने से चेंज होगी, द चेंज इन फ्रिंज विद इज दिस, तो ये हमारा बीटा माइनस बीटा डैश है, ये हमें बीटा माइनस बीटा डैश की वैल्यू दे रखी है, फ्रिंज विद में चेंज दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर -5 मीटर, समझ में आया क्या। ये क्या है d माइनस डी डैश, मतलब ये, और ये क्या है हमारा फ्रिंज विद में चेंज, तो फ्रिंज विद में चेंज बीटा माइनस बीटा डैश की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -5 मीटर दे रखी है। अब ये बीटा है ये बीटा डैश है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं इन दोनों को कर देते सब्सट्रैक्ट। अगर इन दोनों क्वेश्चन को मैं ये दो इक्वेशंस जो बनी है इन्हें क्या कर दूं मैं माइनस कर दूं एक दूसरे से, तो माइनस करेंगे तो बीटा माइनस बीटा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी माइनस लैम्डा डी डैश अपॉन डी, यही आएगा। सॉल्व करोगे तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, क्या लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, बचेगा क्या d माइनस डी डैश, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी कॉमन होगा d माइनस डी डैश, यहाँ होगा बीटा माइनस बीटा डैश। अब तुम्हें जिस की वैल्यू पता है वो वैल्यू डाल दो, वैसे निकालनी किसकी वैल्यू है, वेवलेंथ चाहिए ना,
बीटा माइनस बीटा डैश की वैल्यू क्या थी तुम्हारी 3 इंटू 10⁻⁵ लैम्डा की वैल्यू तो निकालनी है। डी माइनस डी डैश की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻2 और स्मॉल डी की डिस्टेंस कितने दे रखा है, स्मॉल डी की वैल्यू 10⁻⁻3। ठीक है, तो मुझे तो लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा के लिए क्या करेंगे 3 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड में आएगा। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से आपकी वेवलेंथ आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3/5 यहाँ बचेगा एक, तो 3/5 और 10 की पावर देखो 10⁻⁻5 -3 तो 10⁻⁻8 तो ऊपर हो गई -8 और नीचे क्या है -2 -8 और ये कितना हो जाएगा हमारा +2 -8 +2 10⁻⁻6। सॉल्व करोगे 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स में ये हमारी वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी मीटर्स में आ गई। आप इसे करना चाहते हो तो एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमारी वेवलेंथ जो आएगी किसकी, जो हमने लाइट यूज कर रखी है इस apparatus में, वो आएगी ये। समझ में आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। कैसे किया, इसमें करा क्या, सिंपल सी बात है, स्क्रीन पहले यहाँ थी तो यहाँ भेज दी, तो उसमें डिस्टेंस में चेंज दे दिया, फ्रिंज विड्थ में चेंज हमें दे रखा था, स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी थी, दो इक्वेशन बनाई, मैं सब्सट्रैक्ट किया, वैल्यू पुट करी, लैम्डा की वैल्यू आ गई। इसके साथ ये वाला क्वेश्चन हो जाता हमारा खत्म। अब आ जाते हैं इन क्वेश्चनों पे। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस फ्रिंजेस ऑफ विद, मतलब एक लाइट ले रखी है, इसकी वेवलेंथ ये दे रखी है हमें, उसमें हमने फ्रिंजेस जो ली है उनकी विद हमारी x दे रखी है, ऑब्टेन हुई। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज टू इतना, अब वेवलेंथ ऑफ लाइट को 400 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर कर दिया गया। दो ऐसा करने से सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाफ, और ऐसा देखो वेवलेंथ को बढ़ाया और स्लिट्स के बीच की दूरी को घटा दिया, d/2 कर दिया। If one wants the observed fringe width on screen to be same, और वो बंदा जो है वो चाहता है कि फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या रहे, सेम रहे दोनों केसेस में। तो अगर फ्रिंज विड्थ सेम रहेगी तो रेशियो निकालो डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड प्लेन इन टू अरेंजमेंट्स। स्क्रीन और प्लेन के बीच का जो हमारा डिस्टेंस होता है जिसे हम कैपिटल डी कहते हैं, उनका रेशियो निकालना है इस दो केसेस में। तो देखो हमें क्वेश्चन में देखो एक बार पहले बार में वेवलेंथ λ1 जो हमें फर्स्ट केस में वेवलेंथ ली है वो 400 नैनोमीटर की ले रखी है। देखो फर्स्ट केस में λ1 की वैल्यू ये ली है, और सेकंड केस सेकंड वेवलेंथ जो ली है वो कितनी ली है 600 नैनोमीटर। अब मान लेते हैं स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या होता है, दो स्लिट्स के बीच की दूरी, दो स्लिट्स के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक है, अब हमारी दो स्लिट्स के बीच की दूरी इस केस में वो कितनी हो गई है d', नई दूरी हो चुकी है, और जो नया डिस्टेंस है दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है वो कितना कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। मतलब पहला जो डिस्टेंस d था अब उसका d/2 कर दिया गया है। यही तो बोला है कि पहले उसके अब जो सेपरेशन है स्लिट के बीच का वो आधा कर दिया, तो हम बोले नया सेपरेशन जो है वो पहले वाले सेपरेशन का आधा है d/2। और वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि फ्रिंज विड्थ क्या रहे, सेम रहे। तो फ्रिंज विड्थ इस केस में भी हमारी β1 अगर मैं फ्रिंज विड्थ देखूं तो वो x है, और β2 फ्रिंज विड्थ भी मेरी x ही होगी, क्योंकि उसने बोल रखा है कि यहाँ पे फ्रिंज विड्थ कितनी ऑब्टेन हुई है, x हुई है। क्लियर। अब इसने यहाँ पर बोला है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्क्रीन एंड प्लेन ऑफ सोर्सेज इन टू अरेंजमेंट्स। क्या चाहिए हमें, रेशियो चाहिए। अब स्क्रीन और स्लिट के बीच, स्क्रीन एंड प्लेन ऑफ सोर्सेज, इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते थे, d कहते थे, कैपिटल D। तो हमें कैपिटल D का रेशियो चाहिए, मतलब d1 इसका और इसका कैपिटल D मतलब इसका कैपिटल D2। इसमें हमारा स्क्रीन और सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D1 हो जाएगा, इसके अंदर D2 हो जाएगा। d1 d2 का ही रेशियो हमें चाहिए। तो सीधे एक ही फॉर्मूला हमारे पास, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन d। तो β1 के लिए λ1 d1 और d तो d रहने देते हैं, β2 के लिए λ1 λ2 d2, और ये जो नीचे वाला से दो स्लिट्स के बीच की दूरी है इसे हमने क्या बोला d' होगी इस केस में। अब β1 की वैल्यू x
लैम्डा 1 400 नैनोमीटर्स में, ठीक है। और कैपिटल D1 की तो वैल्यू हमें चाहिए, पता ही नहीं है, इसका तो रेशियो निकालना है, स्मॉल d। यहां पर वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू लैम्डा 2। लैम्डा 2 की वैल्यू है 600 d2 अपॉन d/2, ठीक है। अब ये भी x है, x की वैल्यू ये दे रखी है और x की वैल्यू भी यही निकल गई है, मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, आपस में बराबर होगी, तो दोनों को बराबर कर देते हैं क्योंकि दोनों ही x के बराबर है। तो 400 d1 अपॉन d इज इक्वल्स टू 600 d2 अपॉन d/2, ठीक है। तो अब यहां पर d1 रहने देते हैं, d2 को नीचे ले आते हैं, इसके d1 यहां छोड़ दिया, d2 को नीचे ले आए, तो यहां पर क्या बचा था, यहां पर बचा 600, नीचे बचा है d/2। ये d/2 का जो 2 है इसे मैं ऊपर लिख देता हूं, 2 मल्टीप्लाई में यहां लिख दिया, ठीक है। और इसका 400 नीचे चले जाएगा और जो हमारा ये स्मॉल d है वो ऊपर आ जाएगा, स्मॉल डी कैंसिल आउट, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। कट के ऊपर क्या बचेगा हमारा 12, ऊपर क्या बचेगा 12 और नीचे क्या बचेगा हमारा 4, 12 4 ऊपर क्या आ जाएगा 3 और नीचे 1। तो d1 अपॉन d2 का रेशियो जो इसमें निकल के आएगा वो क्या आएगा हमारा 3:1। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था एक हमारा ये, ठीक। इसमें क्या बोला था कि हमारा जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम रहना चाहिए, हमने फ्रिंज विड्थ को सेम रखा, वेवलेंथ को चेंज किया, दो स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को आधा कर दिया, तो स्क्रीन और स्लिट के बीच के डिस्टेंस जो होते हैं उनका रेशियो निकालना था, वो निकल गया क्योंकि दोनों ही x के बराबर थे, दोनों को आपस में बराबर किया, d1 अपॉन d2 का वैल्यू निकल गई। सिंपल सा क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्लियर। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट width of the fringe obtained with a wavelength of light 6000 angstrom is 2 mm। तो इसने वेवलेंथ कितनी यूज करी है, लाइट की जो इसने लाइट यूज करी है वो उसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है, मैं 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम ये दे रखी है। फिर उसके बाद उसने बोला है, और ये भी बोला है कि विड्थ ऑफ द फ्रिंज ऑब्टेन्ड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ इज दिस, मतलब फ्रिंज विड्थ, इस वेवलेंथ की लाइट से जो फ्रिंज विड्थ निकली है वो 2 मिलीमीटर की निकली है, 2 mm फ्रिंज विड्थ। कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ, हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी है if the apparatus is immersed in a liquid of medium refractive index 1.33। अब इसने क्वेश्चन हमसे क्या बोला, इस पूरे apparatus को हमने एक लिक्विड में डुबा दिया। अब वो जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.33, कितना दे रखा है 1.33 दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या है दोबारा से सुन लो, इसने बोला जब मैं एक 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ वाली लाइट को यूज करता था तो फ्रिंज विड्थ 2 मिलीमीटर की आती थी, क्लियर। अब उसने बोला कि अब फ्रिंज विड्थ क्या होगी अगर मैं इस पूरे apparatus को एक लिक्विड में डुबा दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो, तो मुझे चाहिए नया फ्रिंज विड्थ। और नया फ्रिंज विड्थ कौन सा वाला फ्रिंज विड्थ, तब चाहिए फ्रिंज विड्थ जब पूरे apparatus को पानी में डुबा दिया जाए। जब पूरे apparatus को पानी में डुबाएंगे तो फ्रिंज विड्थ में क्या बदलाव आएगा, क्या चेंज आएगा उसे देखते हैं। सबसे पहले हमारा जब भी किसी apparatus को पानी में डुबाते हैं तो उसकी वेवलेंथ में चेंज आएगा ना। अब लाइट हमारी पहले एयर के अंदर, मतलब लाइट पहले एयर में जा रही थी, वैक्यूम में ट्रेवल हो रही थी, अब वो लाइट किस में ट्रेवल हो रही होगी, एक मीडियम के अंदर ट्रेवल हो रही होगी, तो लाइट की वेवलेंथ में चेंज आया होगा। और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू, या तो एक तो फॉर्मूला आपने ये सुना होगा, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। ऐसे ही एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ऐसी वेवलेंथ का एक फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, वैक्यूम बोल दो या एयर बोल दो, ठीक है, एयर बोल देते हैं। स्पीड ऑफ वेवलेंथ एयर में अपॉन वेवलेंथ उसी लाइट का वेवलेंथ किसमें, उस मीडियम में। अब वो मीडियम कुछ भी है, जैसे कि यहाँ पर लिक्विड है तो मैं इसे लिक्विड कह देता हूं,
यहाँ पर एक लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया, उसे इमर्स कर दिया तो लिक्विड कह देते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ जो एयर में है उसका रेशियो किसके साथ, वेवलेंथ उस मीडियम के अंदर। अब उस मीडियम के अंदर वेवलेंथ मैं बोल देता हूँ लैम्डा डैश है, एयर के अंदर वेवलेंथ मेरी लैम्डा है और मेरे उस मीडियम के अंदर जो वेवलेंथ है वो लैम्डा डैश बोल देते हैं, नई वेवलेंथ उस मीडियम के अंदर, ठीक, लैम्डा डैश। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, क्लियर। और लैम्डा क्या है, लैम्डा डैश क्या है वो आपको समझ में आ गया, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ जो एयर के अंदर होगी उस लाइट की, और लैम्डा डैश क्या है, वेवलेंथ उस लाइट की लिक्विड के अंदर जो होगी, और उन दोनों का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। अब आते हैं फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले पे। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता था, लैम्डा डी अपॉन डी। अब उस ऑब्जेक्ट मतलब उस apparatus को हमने पानी में डुबाया है, तो नई फ्रिंज विड्थ आई होगी बीटा डैश। अब नई फ्रिंज विड्थ जो होगी उसमें एक तो वेवलेंथ चेंज हुई होगी, तो लैम्डा की जगह लैम्डा डैश हो गया होगा, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी। अब बीटा डैश के फॉर्मूले में लैम्डा की जगह अब वेवलेंथ पहले एयर के अंदर ले रहे थे, एयर के अंदर फ्रिंज विड्थ ये थी, लिक्विड के अंदर फ्रिंज विड्थ बीटा डैश है, एयर के अंदर लैम्डा ये थी, लिक्विड के अंदर लैम्डा लैम्डा डैश है। अब अपैरेटस को तो आपने पानी में डुबाया है ना, तो अपैरेटस की वेवलेंथ ऑफ लाइट ही तो चेंज हुई है। अपैरेटस में स्मॉल डी और कैपिटल डी चेंज नहीं होगा, स्लिट्स के बीच की दूरी तो चेंज नहीं करी, पानी में डुबाने से स्लिट के बीच की दूरी चेंज होगी क्या, नहीं, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी चेंज होगी क्या, नहीं। तो यहाँ पर कैपिटल डी और स्मॉल डी एज इट इज सेम रहेंगे, तो बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश डी अपॉन डी रहेगा। तो नई फ्रिंज विड्थ जो है वो ये होगी। अब लैम्डा डैश की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ से लैम्डा डैश की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी मिल रही है, लैम्डा अपॉन न्यू, ये हमारा न्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश था ना, तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा डैश की वैल्यू निकालूं तो क्या मिल रही है, लैम्डा अपॉन न्यू, वो मैं यहाँ रख देता हूँ, लैम्डा अपॉन न्यू डी अपॉन डी, क्लियर, रख दी लैम्डा डैश की वैल्यू। अब लैम्डा डी अपॉन डी तो बीटा के बराबर था, लैम्डा डी अपॉन डी तो बीटा के बराबर था, तो दिख रहा है यहाँ पर लैम्डा डी अपॉन डी दिख रहा है ना, ये लैम्डा डी अपॉन डी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, बीटा डैश को अगर ढंग से लिखे तो ऐसा दिख रहा है, वन अपॉन न्यू अलग दिख रहा है और लैम्डा डी अपॉन डी ये दिख रहा है, और लैम्डा डी अपॉन डी तो क्या होता है, बीटा होता है। तो नई जो हमारी फ्रिंज विड्थ है वो बीटा अपॉन न्यू के बराबर हो चुकी है, तो हमारी जो नई फ्रिंज विड्थ है वो 1 अपॉन न्यू टाइम्स हो चुकी है, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो चुकी है। बस नई फ्रिंज विड्थ निकालनी है, बीटा डैश निकालनी है आपको, नई फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो जो हमारी पहले की फ्रिंज विड्थ थी मतलब बीटा की वैल्यू क्या थी 2 मिलीमीटर, और जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको रख दो नीचे 1.33, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करो पॉइंट हटेगा, 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, 200 अपॉन 133, लगभग आप इसे डिवाइड करोगे तो 1.5 आपका ये लगभग 1.5 आंसर आ जाएगा, ये भी किसमें आएगा, मिलीमीटर में, क्लियर, समझ में आया क्या, ये था ये क्वेश्चन। जब भी हम किसी भी apparatus को एक लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसकी लाइट की वेवलेंथ चेंज, मतलब इसमें लाइट में वेवलेंथ में चेंज आएगा, और जो वेवलेंथ होगी उस मीडियम के अंदर लाइट की वो लैम्डा अपॉन न्यू होगी, तो हमारी जो फ्रिंज विड्थ हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, बीटा अपॉन न्यू, 1 अपॉन न्यू टाइम्स, और बस वही फॉर्मूला हमने बनाया और वैल्यूज डाली और सिंपल सा हो गया सॉल्व। तो हमारी जो नई फ्रिंज विड्थ आएगी, फ्रिंज विड्थ जो आएगी उस लिक्विड के अंदर, अब जो नई फ्रिंज विड्थ है वो 1.5 मिलीमीटर है, पहले कितनी थी 2 मिलीमीटर, क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी आया था, इसके साथ खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझना इस क्वेश्चन को, पहले से नोट डाउन जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक बीम है लाइट की, उसके अंदर दो वेवलेंथ्स है, एक 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ निकल रही है, लाइट बीम मतलब उसके अंदर दो वेवलेंथ्स की लाइट निकल रही है, एक 800 नैनोमीटर की निकल रही है, एक 600 नैनोमीटर की दे रखी है। तो लैम्डा 1, एक को लैम्डा 1 मान लेते हैं 800 नैनोमीटर, और एक को लैम्डा 2 मान लेते हैं 600 नैनोमीटर, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर। is used to obtain an interference fringe on a screen placed 1.4 मीटर अवे, ठीक है, स्क्रीन कहाँ कितनी दूर रखी है, 1.4 मीटर अवे, मतलब कैपिटल डी की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है 1.4
मीटर। इसके लिए भी, इस केस में भी 1.4 मीटर ही होगा। क्लियर? ठीक, यहाँ पर बोला कि हमने दो वेवलेंथ की लाइट यूज करी हुई है और उससे एक इंटरफेरेंस फ्रिंज जो बनती है वो स्क्रीन पे बनती है। और स्क्रीन कितनी दूरी पे है हमारे सोर्सेस से? 1.4 मीटर हमें, मतलब कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है। इफ टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय दिस, दो स्लिट्स के बीच का दूरी मतलब स्मॉल डी की वैल्यू हमें दे रखी है 0.28 mm, 0.28 mm दे रखी है स्मॉल डी की। इसके लिए भी 0.28 mm ही रहेगी। ठीक है, वेवलेंथ में चेंज है, apparatus के कैपिटल डी और स्मॉल डी में कोई चेंज नहीं है। तो स्लिट आर सेपरेटेड बाय दिस। तो कैलकुलेट करना है लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमम, सेंटर ब्राइट मैक्सिमम। इसने बोला है लीस्ट डिस्टेंस निकालना है सेंटर ब्राइट मैक्सिमम से। और वो लीस्ट डिस्टेंस कौन सा लीस्ट डिस्टेंस निकालना है? वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ टू वेवलेंथ्स कोइंसाइड, मतलब दो वेवलेंथ्स की वजह से जो ब्राइट फ्रिंजेस बन रही होंगी वो जहां पर क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक आ जाए, मतलब इसकी कोई ना कोई ब्राइट फ्रिंजेस होंगी जो कि इसकी ब्राइट फ्रिंजेस पे क्या कर रही होंगी? ओवरलैप कर रही होंगी, कोइंसाइड कर रही होंगी। अब वो कौन सी नंबर की ब्राइट फ्रिंजेस होंगी वो पता करनी है। ठीक है, तो हम बोलते हैं फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए सेंटर से दूरी कितनी होती थी? एक्सप्रेशन करी थी ना हमने एक्सप्रेशन करी थी, फ्रिंज विड्थ की भी निकाली थी। और उसके साथ साथ हमने nth ब्राइट फ्रिंज या nth डार्क फ्रिंज की सेंटर से दूरी भी निकाली हुई है। तो nth ब्राइट फ्रिंज की जो सेंटर से दूरी होती है, जिसे हम xn कहते हैं, वो होती है n लैम्डा d अपॉन d। क्या होती है? n लैम्डा d अपॉन d। क्लियर? तो ये है nth ब्राइट फ्रिंज की सेंटर से दूरी। अब इसकी कोई ना कोई एक ब्राइट फ्रिंज होगी जो इसकी कोई ना कोई एक ब्राइट फ्रिंज के कोइंसाइड कर रही होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन ने बोला है। तो बोल देते हैं इसकी जो ब्राइट फ्रिंज है वो n1 वाली, और इसकी ब्राइट फ्रिंज को बोल देते हैं n2 नंबर की। इसकी ब्राइट फ्रिंज n1 नंबर की, इसकी ब्राइट फ्रिंज n2 नंबर की कोइंसाइड कर रही है। मान लेते हैं कि इसकी n1 नंबर वाली इसकी n2 नंबर वाली से कोइंसाइड कर रही है। क्लियर? अब कोइंसाइड कर रही होगी तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे कि एक वेवलेंथ की वजह से ब्राइट फ्रिंज यहां बन रही है, दूसरी वेवलेंथ की वजह से भी ब्राइट फ्रिंज यहां बने। अब ये हमारा सेंटर है, सेंटर ओ होता है ना सेंटर, तो दोनों की जो सेंटर से दूरी होगी वो तो सेम होगी। जो दोनों की सेंटर, क्योंकि दोनों की ब्राइट फ्रिंज यहां बन रही है, तो सेंटर से दूरी जो दोनों की लेंगे वो क्या लेंगे? सेम लेंगे। तो इसकी भी जो सेंटर से दूरी लेंगे इसकी भी उतनी ही लेंगे। मतलब इसकी सेंटर से इसकी ब्राइट फ्रिंज, इसकी n1 वाली ब्राइट फ्रिंज का सेंटर से दूरी x है, उसकी वैल्यू क्या होगी? n1 लैम्डा 1 d अपॉन d। क्लियर? और इसकी ब्राइट फ्रिंज का सेंटर से दूरी जो लेंगे वो भी लेंगे x ही लेंगे। सेंटर से दूरी xn बोलते हैं हम ब्राइट फ्रिंज की, पर इन दोनों की क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहे हैं, एक के ऊपर एक आ रहा है। एक के ऊपर एक होंगे तो दोनों एक साथ होंगे, तो सेंटर से दूरी इस वाली की भी लैम्डा 1 वाली की वजह से और दूसरे वाली की वजह से भी क्या होगी? सेम होगी। तो इसके लिए भी डिस्टेंस हम सेंटर से ब्राइट फ्रिंज का x ही लेंगे। पर इस केस में n की वैल्यू क्या लेंगे? n2। क्या लेंगे? n2 n लैम्डा d अपॉन d फॉर्मूला रहता है ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, n2 लैम्डा 2 कैपिटल d अपॉन स्मॉल d। क्योंकि d और d में कोई कैपिटल d और स्मॉल d में कोई चेंज नहीं हुआ है, दोनों ही केसेस में सेम है। ठीक, अब ये दोनों जो डिस्टेंसेस हैं क्या हमारे बराबर हैं? n1 लैम्डा 1 d अपॉन स्मॉल d इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 d अपॉन स्मॉल d। हमारे जो ये दो डिस्टेंसेस है ये क्या है? बराबर। दोनों के बीच के डिस्टेंसेस बराबर है, तो x की वैल्यू जो इसके लिए आ रही है, x की वैल्यू जो इसके लिए दोनों बराबर होंगी, तो बराबर कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं, तो सबसे पहले तो कैपिटल डी स्मॉल डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से n1 इंटू लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है? 800 इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है? 600। तो n1 यहाँ आ गया, नीचे आ गया n2, ऐसे लिख देते हैं, और हो जाएगा 600 अपॉन 800। ये कैंसिल आउट होगा, पूरा कट के कितना आ जाएगा हमारा? 3 अपॉन 4। n1 अपॉन n2 की वैल्यू जो आएगी वो 3/4 आएगी। इस क्वेश्चन के अंदर आपको n की वैल्यू एक परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। n मतलब देखो, पहले मैं समझाता हूँ कि जो n की वैल्यू है, पहली बात ये जो n ब्राइट फ्रिंज जो मैं बोल रहा हूँ ये कभी फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती।
मतलब ना तो n1 की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती, ना तो n2 की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है आपकी। क्लियर? तो यहां से हम बोलेंगे कि n1 की वैल्यू जो होगी वो 3 के मल्टीपल्स में चल रही होगी और n2 की वैल्यू 4 के मल्टीपल्स में चल रही होगी। n1 की वैल्यू 3 के मल्टीपल्स में चल रही होगी और n2 की वैल्यू 4 के मल्टीपल्स में चल रही होगी। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं कि इस वाले λ1 वेवलेंथ के लिए मेरी थर्ड ब्राइट फ्रिंज इसकी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज से, मतलब इसकी थर्ड ब्राइट फ्रिंज फोर्थ ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड करती होगी, इसकी थर्ड और इसकी फोर्थ होगी। और अगर एक आगे कौन सी करेगी कोइंसाइड, आगे भी करेंगी, ऐसा नहीं है एक ही करेगी, और भी करेंगी। ये सबसे लीस्ट वाली है, मतलब सबसे पहली ब्राइट फ्रिंज कौन सी कोइंसाइड करेगी, इसकी थर्ड नंबर की इसके फोर्थ नंबर से करेगी कोइंसाइड, इससे पहले नहीं करेगी कोई सी, पहली थर्ड ही मिलेगी, इसकी थर्ड वाली इसके फोर्थ से कोइंसाइड करेगी। अब आगे क्या देखेंगे, मैंने बोला n1 की वैल्यू किस में लो, 3 के मल्टीपल्स में लो, और n2 की वैल्यू 4 के मल्टीपल्स में लो। वरना अगर आप 3 के मल्टीपल्स में नहीं ले रहे हो तो वहां पर आपकी n की वैल्यू फ्रैक्शन में आने लगेगी, और फ्रैक्शन में n की वैल्यू एग्जिस्ट वो पॉसिबल ही नहीं है। n की वैल्यू nth फ्रिंज है, 10वीं फ्रिंज होगी, 12वीं होगी, 14th होगी, पर 12.1 तो नहीं होगी, 1.5 वाली कोई तो फ्रिंज होगी नहीं, 2 नंबर की फ्रिंज होगी, फर्स्ट नंबर की फ्रिंज होगी, फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती ना, डेसिमल्स में तो नहीं हो सकती n की वैल्यू यहाँ पर। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि n1 की वैल्यू 3 के मल्टीपल्स में लो, n2 की वैल्यू 4 के मल्टीपल्स में लो, तो लीस्ट वैल्यू n1 की 3 मिलती होगी, n2 की 4 मिलती होगी, और आगे कौन सी मिलती होगी, आगे कौन सी फ्रिंज इसकी कोइंसाइड करेगी, आगे इसकी हमारी 6th फ्रिंज इसकी कौन सी फ्रिंज से, इसकी 8th फ्रिंज से कोइंसाइड करेगी। 3 का मल्टीपल लिया ना, 3 to 6 और 4 to 8, ठीक है। और आगे कौन सी कोइंसाइड करेगी, 3 3 9 और 4 3 12। आगे भी ऐसी आप 3 की और 4 के मल्टीपल्स लेते जाओ, मतलब इसकी थर्ड फ्रिंज इसके फोर्थ फ्रिंज से कोइंसाइड करती होगी, फिर उसके बाद कौन सी फ्रिंज कोइंसाइड कर रही होगी, इसकी 6th फ्रिंज इसके 8th फ्रिंज से कोइंसाइड कर रही होगी, उसके बाद कौन सी वाली कर रही होगी, उसके बाद इसकी 9th फ्रिंज इसके 12th फ्रिंज से कोइंसाइड कर रही होगी। समझ में आ गया क्या? पर क्वेश्चन में यहां पर क्या बोला है, कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ब्राइट मैक्सिमम, जो कि जहां मतलब लीस्ट डिस्टेंस चाहिए, और लीस्ट डिस्टेंस भी कहां, जहां पर कोइंसाइड करे उससे लीस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो लीस्ट डिस्टेंस के लिए हम तो सबसे छोटी वैल्यूज यूज करेंगे n1 n2 की, क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस चाहिए। क्लियर? समझ में आया क्या? तो इसकी थर्ड n1 की वैल्यू क्या मिल रही होगी, 3, और n2 की वैल्यू आपको यहां पर क्या मिल रही होगी, 4। समझ में आया क्या ये? और ये लीस्ट वैल्यू है, ऐसा नहीं है n1 n2 और आगे कोइंसाइड नहीं करेंगे, ये फ्रिंजेस आगे भी कोइंसाइड करेंगी, इन जगहों पे करेंगी, 3 के मल्टीपल्स 4 के मल्टीपल्स में करेगी। पर अगर हमें क्वेश्चन में बोला है लीस्ट डिस्टेंस चाहिए सेंटर मैक्सिमम, सेंटर मैक्सिमम कहां होगी, ये होती है ना सेंटर मैक्सिमम, ओ पे होती है, सेंटर से दूरी चाहिए इनकी लीस्ट वाली। क्लियर? अभी वो निकालेंगे, ये तो बस n1 n2 की वैल्यू निकाली है। अब हमें चाहिए सेंटर मैक्सिमम की लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू के लिए आप n1 की वैल्यू 3 या n2 की वैल्यू 4 में से किसी से भी निकाल लो, मतलब इसके लिए x की वैल्यू निकालो, चाहे इसके लिए x की वैल्यू निकालो, दोनों के लिए सेम आएगी। क्यों? आप बोलोगे क्यों सेम आएगी, क्योंकि दोनों कोइंसाइड ही तो कर रहे हैं। तो x की वैल्यू मतलब सेंटर मैक्सिमम की दूरी मतलब इस पॉइंट पे इन दोनों ने कोइंसाइड किया, जिस पॉइंट पे इन दोनों ने कोइंसाइड किया उसकी दूरी कहां से निकालनी है, सेंटर मैक्सिमम से, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालनी है। तो इसकी थर्ड नंबर की इसके फोर्थ नंबर से कोइंसाइड कर रही है, तो चाहे इसकी थर्ड वाली का डिस्टेंस निकाल लो सेंटर मैक्सिमम से, या इसकी फोर्थ वाली का निकाल लो, डिस्टेंस तो वही रहेगा x। अब डिस्टेंस क्या होता है, nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस क्या होता है सेंटर से, यही तो होता था। अब चाहे n की वैल्यू, अब n1 की वैल्यू 3 रख के निकाल लो, चाहे n2 की वैल्यू 4 रख के निकाल लो, किसी के भी निकाल लो, तो x की दूरी क्या हो जाएगी, n1 लैम्डा 1, जैसे यहां पर दी n1 लैम्डा 1 d अपॉन डी, यहां पर n1 की वैल्यू यूज कर लो आप, ठीक है। अगर n2 के लिए करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, पर दोनों में लगा लो, इसमें n की वैल्यू 3 डाल लो, इसमें 4 डाल लो, दोनों का ही डिस्टेंस सेंटर मैक्सिमम से सेम आएगा, और क्या होगा, लीस्ट। क्यों होगा लीस्ट, क्योंकि हमने सबसे छोटी वाली कॉन्सेप्ट, जो सबसे छोटी वाली ब्राइट फ्रिंज कॉन्सेप्ट कर रही है उनकी वैल्यूज दे रहे हैं। तो n1 की वैल्यू क्या लेंगे 3, लैम्डा 1 की वैल्यू हमारी 800 है। अब 800 जो है वो नैनोमीटर में है, तो नैनोमीटर से मीटर में कर देंगे 10 की पावर -9, ठीक है, इनटू कैपिटल डी। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है हमारी 1.4, ये तो मीटर में ही है,
और नीचे हमारा स्मॉल डी की वैल्यू क्या है 0.28 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में 10 की पावर -3, ठीक है। n1 की वैल्यू 3 हो गई, फिर ये हमारा 800 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 लिख दिया, 1.4 और नीचे 1.4 कैपिटल डी की वैल्यू और नीचे 0.28 मिलीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया, आ जाएगा 3824 इंटू 1.4 इसे लिख देते हैं, नीचे है 0.28 और हमारी 10 की पावर्स, ठीक है। 3824 मैंने लिख दिया और ये जो दो जीरो हैं 800 के 10 की पावर 2 बन जाएंगे, 800 के दो जीरो 10 की पावर 2 लिख देते हैं ऐसे। बाकी 10 की पावर्स बची हुई है, देखो 3824 यहाँ लिख दिया, 1.4 ये है और इसके दो जीरोस को मैंने यहाँ लिख दिए, फिर बची है 10 की पावर -9 और नीचे है 10 की पावर -3, -9 और नीचे वाला -3 पर आगे +3 बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। 9,12 वाली थी और ऐसे आगे इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ये सेंटर मैक्सिमम से दूरी निकाल रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। सेंटर मैक्सिमम से दूरी मिनिमम डिस्टेंस निकाले किसका, उस पॉइंट का जहां पर ये दोनों कोइंसाइड कर रही है। 24 1.4 इंटू 10 की पावर -4 0.28 को ऐसे लिख देते हैं 28, ठीक है, और 28 इंटू 10 की पावर -2 इसे लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसे कट कर देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद 0.2 ये जाएगा 6 इंटू 0.2 ये आ जाएगा 1.2, 10 की पावर -4 और ये -2 है तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -2, 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर्स में ये आंसर आ जाएगा। बाकी इसे लिखोगे तो सॉल्व कर, अगर मैं इसे करूं तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -3 होगा ये मीटर में, और 10 की पावर -3 मीटर्स मतलब 1 मिलीमीटर, जो आ जाएगा 12 मिलीमीटर, कितना आ जाएगा 12 मिलीमीटर। तो x की वैल्यू हमारी सेंटर मैक्सिमम की लीस्ट डिस्टेंस कहां से, जहां पर ये दोनों की ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेगी, वो है 12 मिलीमीटर की। समझ में आ गया क्या? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया। इसमें आगे भी ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड करेंगी पर हमें लीस्ट वाला डिस्टेंस निकालना था, लीस्ट डिस्टेंस निकालना था, तो इस वजह से हमने इसकी सबसे छोटी वैल्यूज ली है। याद रखना n की वैल्यू जो इसमें होती है कभी भी फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में नहीं जाती है, ठीक है। तो फ्रैक्शंस में नहीं जा सकती, इसी वजह से 3 के मल्टीपल्स या 4 के मल्टीपल्स ही लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स नहीं लूंगा, आप ट्राई कर लेना 3 के मल्टीपल्स मत लेना, आपकी n1 और n2 की वैल्यू किस में आने लगेगी, फ्रैक्शंस में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने ऐसा लिया। इसके साथ हमारे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो यंग्स डबल स्लिट के थे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, और भी क्वेश्चन है इसके। तो अगर आप कुछ और क्वेश्चन घर पे ट्राई करते हो और कुछ क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती है तो कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चनों को डाल के आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर की और वीडियोस आएंगी तो उसके लिए चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, और ये वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।